Hello friends, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You are watching Career Talks with Manpreet. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो सकते हैं, कैसे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट। एंड टुडे आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रिक्वायर्ड है जब आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस प्लान करते हैं, राइट। अब जर्मनी की जब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस प्लान करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होते हैं। लाइक आप मतलब ये नंबर वन अगर हम डिस्कस करें तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस का प्लान करना है हमेशा स्टार्टिंग से। मतलब कि अगर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं, तो एक इनटेक के लिए कभी भी सिर्फ एक एप्लीकेशंस प्लान नहीं करेंगे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस प्लान करेंगे, एटलीस्ट 4-5 यूनिवर्सिटीज़, ताकि 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ उसमें से एक्सेप्ट करके ऑफ़र लेटर आपको देती है, तो आपके पास एक चॉइस रहता है कि हमारी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ में से 2-3 चॉइसेस अभी भी हमारे पास हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है और सेम इनटेक में आपको मतलब अपना डिज़ायर्ड कोर्स और डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाता है, राइट। एंड सेकेंड टिप एंड ट्रिक की अगर बात करें तो मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी एप्लीकेशंस करनी है बिफोर डेडलाइन प्लान करनी है। अगर आप इनटेक मिस नहीं करना चाहते, आप जब भी एप्लीकेशंस अपने आप से कर रहे हैं तो डेडलाइंस होती हैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे, आप विज़िट करके देख सकते हैं कि जब भी डेडलाइन है उस डेडलाइन से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले आपका प्रोसीजर प्लान होना चाहिए। सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए, आपका अपडेट सारा डॉक्यूमेंट्स का उसके रिगार्डिंग रहना चाहिए, राइट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, इसमें आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। नंबर वन आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द मेन रिक्वायरमेंट की यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो फिल करना होता है, जिसमें स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ जाता है A to Z कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन, स्टडीज़, अदर एक्टिविटीज़, क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, राइट। सेकेंड आपका एक CV होता है, CV जो रिज्यूम जिसको बोलते हैं। CV आपका हमेशा इस तरह से अपडेटेड होना चाहिए कि जिस भी डिज़ायर्ड कोर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो उस डिज़ायर्ड कोर्स के कीवर्ड्स उस रिज्यूम में मेंशन होने चाहिए। मतलब आपने उसके रिलेटेड किसी फील्ड में या कोई सब्जेक्ट्स उसके रिलेटेड स्टडी किए हुए हैं, ये इस बात का मतलब ज़रूर ध्यान में रखो कि जब भी आप CV अपडेट कर रहे हो, जब भी आप न्यू CV बना रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का प्लान करो, तो डिज़ायर्ड कोर्स के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड्स को उस CV में ज़रूर डालोगे आप, राइट। सो नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें, इसमें मतलब इसमें आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि मैम मैंने नॉर्मल BA किया है और मुझे MBA प्लान करना है, तो नो। अगर आप BCom या BBA के स्टूडेंट हैं तब आप MBA प्लान कर सकते हैं। जब आपने नॉर्मल BA में वो सब्जेक्ट स्टडी ही नहीं किया, सिर्फ हिस्ट्री और मतलब इस तरह की ह्यूमैनिटीज़ रिगार्डिंग कोर्सेज़ को स्टडी किया, तो आपके पास मास्टर्स के भी वही कोर्स आपकी एलिजिबिलिटी में आएंगे। तो अगर आपको मतलब बिजनेस काइंड कोर्सेज चाहिए तो आपका बैकग्राउंड कॉमर्स फील्ड का या इकोनॉमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, BBA BCom का होना ज़रूरी है, जिसमें आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने फर्दर स्टडीज़ के स्ट्रीम्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जर्मनी बहुत मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस कह सकते हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। आप जर्मनी में स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, जिस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं उसी स्ट्रीम के लाइंस में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, राइट। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड होता है SOP। हम जो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट हमारा बीच में रह गया, सॉरी, उसमें आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपका CV, एंड देन आपके सारे 10th 12th के मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड आफ्टर दैट आपका जो भी 2 आपके LOR रिक्वायर्ड होते हैं। LOR आपके जहाँ से भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की है वहाँ के प्रोफेसर्स के थ्रू आपके LORs बनते हैं, या फिर जो आपका वर्किंग प्लेस है लास्ट, वहाँ से उस ऑफिस से आपको LOR मिल जाते हैं। तो 2 LOR की रिक्वायरमेंट होती है आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में SOP हम हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, वो कभी भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब SOP में आपका मेन जो रिक्वायरमेंट होता है
एसओपी में आपका जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मतलब एसओपी में आपको मेंशन करना है कि आपको वाई जर्मनी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस डिज़ायर्ड कोर्स, ऐसा आपने क्या स्टडी किया है जो आप इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड इन विद प्रॉपर क्लियर मटेरियल, विद प्रॉपर क्लियर कंटेंट। आपका एक एक वर्ड एसओपी का बहुत मतलब इफेक्टिव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन के टाइम पे एसओपी ही काउंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आपका पर्पस क्या है जर्मन की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एम्बेसी फाइल में, वही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिवर्सिटीज़ में जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो, हर जगह पे इसका वैल्यू रहता है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक चीज़ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आपका कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। जैसे इंडिया में हमारा जो परसेंटेज होता है वो रहता है 90%, 80%, 70%, 75%। जर्मनी में इस कैलकुलेशन को ट्रांसलेट किया जाता है पॉइंट्स में, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। लाइक अगर 75% है तो 2.4 2.5 इस तरह से काउंट होता है। 90% समथिंग है तो 1 पॉइंट आता है, 1.2 1.5 इस तरह से काउंट होता है। तो इस कैलकुलेशन का भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। जब भी आप कभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ देखो कि आपका जो इंडिया स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है उसको जर्मन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने पे क्या पॉइंट बन रहा है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी इस परसेंटेज पे, इस पॉइंट पे आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा ना हो कि जिस 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका परसेंटेज एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा और आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। तो सबसे पहले अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करके प्रॉपर चेक करो। उसके रिगार्डिंग आप जर्मन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करो, जो पॉइंट्स की कैलकुलेशन वहाँ पे डिज़ायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल हैं, तभी आप उसमें अप्लाई करो। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के क्या अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। मतलब आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यूनियसिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यूनियसिस्ट एक बॉडी बोल सकते हैं जर्मन प्रोसेस करने के लिए, जैसे मतलब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एंड आप बाय पोस्ट कर सकते हैं, बाय मेल कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रॉपर मेंशन रहता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ही चेकलिस्ट देख सकते हो कि आपका ये डिज़ायर्ड कोर्स अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में मेंशन मिल रहा है तो आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो कि अगर मेरा ये डिज़ायर्ड कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये परसेंटेज बन रहा है, मेरे ये पॉइंट्स इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर हो रहे हैं तो क्या चेकलिस्ट है वो भी वेबसाइट पे मेंशन रहेगी, और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे सबमिट करने हैं वो भी प्रॉपर आपको वेबसाइट पे सब मेंशन मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के टाइम पे सब मतलब अपने माइंड में ध्यान में रख के करने हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशंस बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर रहती हैं, राइट। सो अगर फिर भी स्टिल एनी क्वेरी या कन्फ्यूजन है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 836802766313। और स्पेशलिटी की हम लोग जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का ही एप्लीकेशंस करते हैं। थैंक यू।